और इस्लामाबाद और दीगर जगहों से आए हुए भाई बहन, बुजुर्ग, माएं, बेटियां, बेटे, अस्सलाम अलैकुम। आप सबको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मेरे भाइयों और बहनों, कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? जितना बड़ा जम्मे गफीर आज यहां मौजूद है, मुझे तो लग रहा है कि आपको गलत फहमी हुई थी कि आज लॉन्ग मार्च आज है। और ये अगर प्रोटेस्ट रैली है और ये अगर एहतजाज है तो कान खोल के सुन भी लो और आंखें खोल के देख भी लो कि जिस दिन अवाम लॉन्ग मार्च के लिए यहां पहुंचेगी, यहां क्या आलम होगा। देखो मेरे भाइयों और बहनों, हम आज एक ऐसी सड़क पर मौजूद हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहते हैं, यानी कि शायराए दस्तूर, जिसकी दोनों इतराफ में इंसाफ देने वाले इदारे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहती हूं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां ना आईन है ना कोई इंसाफ है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं कि आपका इदारा पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का आईनी इदारा है और पाकिस्तान की कौम का इदारा है। ये वो इदारा है जिसको आईन ने आपकी और अवाम की राय का अमीन बनाया है। ये वो इदारा है जिसको पाकिस्तान की आईन की सब्ज किताब में आपके वोट की इज्जत की जिम्मेदारी अता की है। और ये वो इदारा है जिसको अवाम के वोट की इज्जत करवानी थी। बताओ, अवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने? मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूं। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। क्या नाम है? अब मेरे पीछे पीछे बोलना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो और आपको आवाज आ रही है, और ये कि आपको अपनी बहन और बेटी की बात समझ आ रही है। क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2014 यानी 2014 में तकरीबन 7 साल पहले, 6.5 साल पहले ये केस दायर हुआ था। कितने साल पहले? अब तक नवाज शरीफ का केस तो दिनों में चलता है और दिनों में खत्म होता है, और दिन में 2-2 समातें भी होती हैं, लेकिन 7 साल में इस इदारे ने अभी तक सिर्फ 70 समातें की। कितनी समातें? और जानते हो, ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, इसका नाम क्या है? जानते हो कि इमरान खान ने इस मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की? 30 बार। कितनी बार? कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे लो? कौन कहता था? तो आज पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है
کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی، جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی، جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو، اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھو، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کتنی درخواستیں دی؟ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے، اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے. چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے، اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف بیانات نہیں بدلے، انہوں نے 8 وکیل بدلے، لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. بولو، چوری نہیں چھپی. اور جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے، اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے. کتنے بینک اکاؤنٹس پکڑے؟ جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے، وہ 23 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پکڑ لیے اس کے. اور یہ 23 بینک اکاؤنٹس اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا، جان بوجھ کے پاکستان کی عوام سے اور ای سی پی سے اپنا جرم چھپایا انہوں نے. اور اسکروٹنی کمیٹی خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ یہ حقائق ہم آپ کو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے منع کیا ہے. میرے بھائیوں، اب پتا چلا کہ چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا. کیا آپ یہ جانتے ہو؟ ایک اور جرم سن لو. جانتے ہو یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹس میں آیا، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا، یہ کیسے آیا جانتے ہو؟
किस के जरिए आया? हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हुंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां से मंगवा रहा था। और मेरे भाइयों बहनों, ये बताओ क्या आप जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? जानते हो? दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, क्या? और दूसरा है इस्राइल। वो इस्राइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया? और ये भी जानते हो कि ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किनके अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और धरनों पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये पैसा एजेंसी के पास से आया है या कहाँ आया है? पैसा आते वक्त नहीं पता था कि एजेंट्स के थ्रू आया है। जब जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। और 7 साल बाद याद आया, जब अवाम ने जवाब मांगा, जब दबाव पड़ा तो 7 साल बाद याद आया कि पैसे तो मेरे एजेंट्स को पता है, मुझे पता नहीं है। बोलो जरा एक दफा, बोलो वाह वाह वाह। वेरी गुड। दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने
کرنے کا پتا تھا, پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا, پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا, منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا, مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں, بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی. بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی, تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا, لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی, لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آٹا, چینی, گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے, اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں, اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے. ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے. اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین, صادق اور امین نہیں, ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے. اور اب یہ بھی بتا دو, یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں, یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے, میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں. پوچھو میرے بھائی, کون ہیں وہ ایجنٹس. اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو, تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو. تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں. کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے, میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں. دیکھ لو, جہاں جہاں آواز جاری ہے دیکھ لو, لوگ نہیں ڈر رہے. پاکستان بدل رہا ہے. تم جتنا بھی زور آزما لو, تم جتنا بھی اپنی طاقت آزما لو, تم پاکستان کے عوام سے نہیں جیت سکتے. بتاؤ کہ پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں کھڑی ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے. اور اب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ یہ سوال پوچھو گے نا؟ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں 2018 کے الیکشن میں جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا, آپ کیوں خاموش رہے؟ پوچھو, آپ کیوں خاموش رہے؟ جب آپ کے ادارے, میں ای سی پی کی بات کر رہی ہوں, ابھی باقی اداروں کی بات نہیں کر رہی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, अवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब वो एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो अवाम आपको भी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी आवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन, आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान की आवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें ये हकायक सामने आते हैं कि तुमने 22 करोड़ अवाम के खून पसीने की कमाई चुपचाप रातों रात स्मगल करवा दी पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और वो जाली फॉर्म उसको ले उड़ी, वो तुमने भेजी ही इसलिए थी कि क्योंकि तुम्हें पता था वो जब्त हो जाएगी। और वहां तक नहीं बात, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे। और आज जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम फ्रॉडशीट है, वो सामने आता है और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशंस में जाती है, तो याद रखो ईसीपी लोग तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज
आज मलेशिया में, मेरे भाइयों बात सुनो, आज मलेशिया में आज मलेशिया के अंदर जब लीज पे ना होने की वजह से 170 पाकिस्तानी मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया जाता है, तो उस शर्मिंदगी और उस नालायकी और नाअहली में भी लोग ईसीपी को शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब हजारा बरादरी के साथ जुल्म होता है, उनके गले कटते हैं। मैं गई थी वहां पर उनको गले लगाने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी दर्द की दास्तान सुनते हुए। और आज जब वो इस जाली वजीर आजम को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी लाशें पड़ी हैं, तो ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब आज पाकिस्तानियों के साथ और हजारा बरादरी के साथ ये तौहीन-आमेज़ सलूक होता है कि ये कोयटा जाता भी है तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में बैठकर जो मुतासरीन हैं, जिनके भाई बेटे और खावन शहीद हो गए, उनको कहता है मेरे पास चल कर आओ, मैंने तुमसे ताज़ियत करनी है। तो आज इस किस्म की जो तज़हीक पाकिस्तान के अवाम की आज हो रही है, ईसीपी सुन लो कि पाकिस्तान की अवाम तुम्हें भी इस जुर्म में शरीक समझती है। और ईसीपी जवाब दो, ईसीपी जवाब दो, बोलो ईसीपी जवाब दो कि पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है। क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ईसीपी जैसे इदारे, और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा। और इसका जवाब एक ही है। आखिर में बस एक बात, आखिर में बस एक बात, क्योंकि एक मिनट, आखिर में एक ही बात, आखिर में एक ही बात, क्योंकि इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।